क्या लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी फिर एक मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं? मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी का गठन ऐसे समय किया गया है जब सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 18 से 22 सितंबर तक 5 दिन चलने वाले विशेष सत्र में मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश कर सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे मजबूत तर्क है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हों। इससे चुनावों में खर्च होने वाली भारी भरकम राशि में कटौती होगी, समय जाया नहीं होगा, इससे प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू होगी। ऐसा नहीं है कि एक देश एक इलेक्शन का फार्मूला कोई नया हो। आजादी के बाद देश में 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में नई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई थी। लेकिन केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद एक बार फिर इस मसले पर नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी सहित उसके सहयोगी संगठन वन नेशन वन इलेक्शन की पुरजोर वकालत कर रहे हैं। वन इलेक्शन की चर्चा देश के अंदर जनता में ये चर्चाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जनमत क्या चाहता है और जनमत क्या कहता है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने या देश के नेतृत्व ने इन बातों पर चर्चाएं की हैं। लेकिन इनके समाज में इन पर एक मत बनना, तो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को कहते रहे और भी हमारा नेतृत्व कहता रहा है। ये समाज की, देश की जरूरत है। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आगे क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन बातों की चर्चाएं समाज के अंदर हैं। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हों, इससे देश का आर्थिक फायदा भी है, इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा और इससे स्वाभाविक रूप से समय की बचत होगी और विकास करने के लिए सरकारों को बहुत समय मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह सोच बहुत अच्छी है और भारतीय जनता पार्टी इसकी हमेशा से पक्षधर रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी कई अवसरों पर यह बात कही है और यह चर्चा का विषय रही है। 2023 और 2024 चुनावी साल है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि अगले साल लोकसभा चुनाव होंगे। मोदी सरकार ने भले ही कमेटी का गठन कर दिया हो, लेकिन इस व्यवस्था को लागू होने से पहले कई संवैधानिक प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। लेकिन मोदी सरकार के इस दांव ने विपक्ष की धड़कनें तेज कर दी हैं। विपक्ष पशुपेश में है। विपक्ष को मोदी सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन हजम नहीं हो पा रहा है। विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल खड़े कर रहा है और इसे गैर संवैधानिक बता रहा है। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, राज्यों की स्वीकृति है। ये हमारे संविधान में इसका संशोधन करना है। ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं है, ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं। राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बंद कर सकते हैं। वो तो एक लाइन का उनको कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है कि विधानसभा बंद करो, बंद हो जाए। अब ये तय करेंगे कि लोकसभा ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ लोकसभा चुनाव कराना चाहते हैं और कौन कौन से और दूसरे राज्य कराना चाहते हैं। मोदी सरकार और विरोधियों के बीच तू डाल तो मैं पात का खेल चल रहा है। जैसे तैसे विपक्षी पीएम मोदी को घेरने में एकजुटता दिखाते हैं और पीएम मोदी एक नया पासा फेंककर विरोधियों की हवाइयां उड़ा देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के मास्टर स्ट्रोक विपक्ष के साथ सियासी पंडित भी पशुपेश में हैं। विपक्ष फिलहाल समझ नहीं पा रहा है कि आखिर विशेष सत्र बुलाने के पीछे पीएम मोदी की मंशा क्या है। इसके साथ ही सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिन राज्यों में 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है वह तय समय पर होंगे या वन नेशन वन इलेक्शन के चलते इसे टाला भी जा सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया अभी जटिल है। देखना होगा मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक कहां और किस तरह लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, आईएनडी एजेंडा मास्टर का स्ट्रोक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आईएनडी एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। 2023-24 के चुनाव के पहले वन नेशन वन इलेक्शन पर क्यों छिड़ी बहस? क्या संसद के विशेष सत्र में सेट होगा वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा? क्या इस पैटर्न से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा फायदा? विपक्ष इसे क्यों बता रहा है गैर संवैधानिक? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने विशेष सत्र आहूत करने की घोषणा की, विशेष सत्र आहूत करने की बात कही, वैसे ही एक नई चर्चा ने, एक नई बात ने जन्म ले लिया और वो यह है कि क्या कहीं विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो नहीं की जाएगी। हालांकि सत्र का कोई अभी आधिकारिक एजेंडा नहीं आया है, कोई मसौदा नहीं आया है, कोई कार्यसूची नहीं आई है कि उसमें किन विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन विशेष सत्र अगर बुलाया है लोकसभा और राज्यसभा का तो निश्चित रूप से कुछ विशेष होगा। अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो हम अगर जो चुनाव सुधार की दिशा में जो कार्यरत हैं, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स में के लिए काम करते हैं, एडीआर वगैरह जो संस्थाएं हैं, तो लगातार ये मांग उठती रही है कि एक ही बार में इलेक्शन हो विधानसभा लोकसभा के तो बहुत खर्चा बचेगा और कहीं ना कहीं समय की भी बचत होगी और एक बहुत बड़ा अमला इन चुनावों को कराने में सुरक्षा कर्मियों का, मतदान कर्मियों का उसमें संलिप्त होता है, उसमें ज़रूरत होती है, तो एक बड़ा मैन पावर लगता है, बड़ा अधिक आर्थिक खर्च होता है और वैसा अगर 2 बार होता है तो फिर 2 बार उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब यह बात निकली है तो अब अगर इस रिफॉर्म को मोदी सरकार लाती है या मोदी सरकार के बनिस्बत ये रिफॉर्म सामने आता है तो विरोध शुरू हो गया है कि यह सही नहीं है, इसके लिए राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी। हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, सब धुंधला है, हो सकता है विशेष सत्र में इसकी बात भी ना हो, लेकिन कल तक जो वन नेशन वन इलेक्शन देश की मांग था, आज उस पर राजनीति है और उस पर पक्ष विपक्ष की बातें हो रही हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ब्रजगोपाल लोया जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, संतोष सिंह गौतम साहब वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, अब इस प्रकार की बातें चल रही हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करा सकते हैं, हालांकि कभी इसको इलेक्शन रिफॉर्म से जोड़ा जाता था, लेकिन अभी आपकी कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है कि आप अब बचना चाहते हैं, डर है आपको। नहीं नवीन जी, ना तो हम कमजोर हैं और ना हम किसी से डरते हैं। राजनीति में ये मांग कोई आज की नहीं है, ये जनता की बहुत पुरानी अपेक्षा है कि इस देश में एक साथ चुनाव हो, विधानसभाओं के, लोकसभा के, और बल्कि और नीचे के अगर चुनाव भी एक साथ हो तो वो जनता के भी व्यापक हित में है, सरकार के व्यापक हित में है, आर्थिक दृष्टि से भी है, सामाजिक दृष्टि से भी, और साथ साथ सबसे ज्यादा व्यापक हित में तो राजनेताओं के ही है, क्योंकि उनकी निरंतर व्यस्तता होती है। वो राजनीतिक नेता किसी भी दल के हों, उनकी अपनी एक व्यस्तता होती है और जिससे कहीं ना कहीं विकास के काम बाधित होते हैं। तो मध्य प्रदेश और देश की जनता बरसों से ये चाहती है कि एक साथ सारे चुनाव हो जाएं। अब प्रश्न इस बात का है कि जो लोग, आपने जो प्रश्न उठाया है कि हमारी कमजोरी से देखा जा रहा है, इसमें चोरी पकड़ी जानी है, ये बड़ा गंभीर संकट है। आप देखिए, याद करिए, अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग तरह की बात करने वाले लोग जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ये फंस जाएंगे, और यही कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की चिंता का सबब भी यही है कि हम कहेंगे क्या। आप याद करिए कि आप जब वायनाड से लड़ने जाते हैं तो वहां आपने गठबंधन किया हुआ है जमाते इस्लामी से, जब आप पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो फुरफुरा शरीफ से, जब आप आसाम में जाते हैं तो बदरुद्दीन अजमल से, और जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो यहाँ आकर कहने लगते हैं इस देश में 82% हिंदू है, इसलिए स्वभावतः ये हिंदू राष्ट्र है। तो ये जो आपके अलग अलग चेहरे हैं,
ये चेहरे पकड़े जाएंगे, इसलिए संकट है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या जो संवैधानिक नहीं है, शुरुआत है उसको सही माने कौन सी कि इसमें विशेष सत्र में इस पर बात हो सकती है? निश्चित बात हो सकती है। और आज तो कमेटी और उसके अध्यक्ष की नोटिफिकेशन जारी हो गया। माननीय महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उसमें होंगे, मध्य भारत के सीजेआई भी होने की संभावना है, इलेक्शन कमिश्नर होंगे और सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होंगे। तो ये तो एक अलग विषय है। परंतु वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों? इसलिए भी क्योंकि देश में शुरुआत के 4 इलेक्शन इसी आधार पर हुए और एक साथ हुए। ये जो लोग हैं ये केवल अपनी जो चोरी होती है वो ना पकड़ी जाए, इसके आधार पर इसका विरोध करते हैं और ये बार बार पकड़े जाते हैं। एक बात मैं आपसे जो कह रहा था कि जो गैर संवैधानिक बात करते हैं, जिन्होंने संविधान का कभी पालन नहीं किया, जिन्होंने इस देश में 2.5 वर्ष के लिए संविधान को सस्पेंड कर दिया, वो लोग संविधान की दुहाई देते हैं। जिन्होंने संविधान की प्रियम्बल तक को बदलने का काम किया, जबकि ये तय था कि संविधान की मूल प्रस्तावना से कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती, उस प्रियम्बल को बदलने का काम किया। जो संविधान में चित्र थे उन्हें बदलने का काम किया, बिना लोकसभा राज्यसभा या कैबिनेट में लाए आर्टिकल 35A जोड़ने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मर्जी के बगैर धारा 370 को उसमें अमेंड करने का काम किया। वो लोग संविधान की दुहाई न दें। संविधान से ये देश चलता है, इस देश की जनता चलना चाहती है, परंतु जो उसमें रोज आप अपने तरीके से परिवर्तन करते हैं वो इस देश की जनता स्वीकार नहीं करती। जी, पूछ लेता हूं संतोष सिंह गौतम साहब। देखिए नवीन जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की आज बात उठ रही है, पहली बात तो ये है कि अभी ये कोई अंतिम परिणति तक नहीं पहुंची बात कि क्या ये संसद के विशेष सत्र में ये मुद्दा उठेगा भी या नहीं उठेगा। लेकिन फिर भी किस परिदृश्य में ये बात आई है ये जानना बहुत जरूरी है। पूरे देश में एक बात साफ हो चुकी है कि जिसको तथाकथित मोदी मैजिक और विश्व गुरु टाइप की बातें करते थे, ये मोदी मैजिक फ्लॉप होने लगा है। चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे हिमाचल का चुनाव हो, तो मोदी मैजिक फ्लॉप हो रहा है। दूसरी तरफ मणिपुर के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं की नग्न परेड को पूरे विश्व ने देखा है, पूरे विश्व में भारत शर्मसार हुआ है। तो ये सारे जो फेल्यूर हुआ है, और उसके बाद अभी आप ताजा देख लीजिए कि इनके ऊपर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर आरोप किसी सड़क चलते व्यक्ति ने नहीं लगाए, कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं। और किसके ऊपर? जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, विश्व में माना जाना अखबार है, उसकी रिपोर्ट थी। उसके बाद में द गार्जियन की रिपोर्ट थी, विश्व का माना जाना अखबार है, इसकी रिपोर्ट थी। और उसमें साफ कहा गया है कि ये अडानी के जिनके क्लोज कनेक्शंस मोदी जी से हैं, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और पूरी तरह से जिसको सेबी के नियमों को तोड़ मरोड़ कर जो पैसा मॉरिशस के थ्रू आया है 20,000 करोड़ रुपए, उसके लेन देन में ये शामिल रहे। इनके भाई विनोद अडानी के चीनी जो नागरिक है चिन चैंग लिंग, उससे क्या संबंध है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला है, क्योंकि अडानी जी कई ऐसे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं उनमें भी डील कर रहे हैं। दूसरा, धारावी में उनको प्रोजेक्ट दे दिया गया। तमाम तरीके से जो एक आदमी को अमीर बनाने के लिए देश की सुरक्षा को भी ताक पर रखने की कोशिशें मोदी सरकार पर की जा रही है, और साफ आरोप है। और कांग्रेस पार्टी जो कि एक जवाबदार विपक्ष है, जिसका जवाब देना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन उसका जवाब नहीं देना है। तो इन्हीं सब चीजों पर अब जनता समझने लग गई है कि ध्यान बटाने के लिए तमाम तरीके की कवायद मोदी सरकार करेगी। उसी का एक पहलू यह भी है कि वन नेशन की बात की जा रही, वन नेशन वन इलेक्शन की। मैं एक चीज इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की बातें कह रहे हो, तो ये जो मोदी जी और शाह जी की जो एक्सपर्टीज है कि हर राज्य में सरकार गिरा दो, और जैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण है, 2019 में यहां सरकार गिरा दी गई और उसका फिर से चुनाव करके सरकार बना ली गई, तो उस एक्सपर्टीज का क्या होगा आपका? फिर तो आपको 5 साल बाद ही चुनाव कराने पड़ेंगे वन नेशन वन इलेक्शन का। तो ये शिगुफे छोड़ना बंद कीजिए, ये आप कभी करने वाले नहीं है। लेकिन ये दुनिया से ध्यान भटकाने के लिए जो आपकी विशेषज्ञता है, जगह जगह राज्यों में सरकारें गिराने की, कर्नाटक में, गोवा में, आंध्र में, कहीं पे भी, जहां भी आप, महाराष्ट्र में, जहां पर भी आप सरकारें गिराते हैं, तो दोबारा बनाओगे कैसे? तो दुनिया को बेवकूफ मत बनाओ। आप ये बताओ कि हमने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था और नहीं दिया। हमने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी, हमने नहीं की। हमने कहा था कि हर व्यक्ति के पास अपना घर होगा 2022 तक, आजादी की स्वर्ण जयंती तक। किसी के पास आज तक इस तरीके का वादा पूरा करने की कोई बात नहीं की मोदी जी ने कि कहां क्या हुआ है। मध्य प्रदेश में बुरी तरह से हालात हैं। मध्य प्रदेश के, राजस्थान में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही, छत्तीसगढ़ में अच्छा काम कर रही, वहां हम दोबारा आने की स्थिति में। तो इन सबसे ध्यान बटाने के लिए आप जो ये बातें कर रहे हो, मोदी का चेहरा लाने की बातें कर रहे हो, तो यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब मोदी का कोई मास्टर स्ट्रोक चलने वाला नहीं है। कर्नाटक और हिमाचल ने उसे खारिज कर दिया है। मोदी जब सामने आएंगे तो हमसे पूछेंगे कि जो पेट्रोल हमारे समय में 65 रुपए लीटर मिलता था, वो 109 रुपए 110 रुपए लीटर कैसे मिल रहा है, जबकि विश्व में क्रूड का प्राइस कम हुआ है।
हम जनता उनसे सवाल पूछेगी, जनता उनसे सवाल पूछेगी कि 2 करोड़ के रोजगार के वादे का क्या हुआ, आय दुगनी करने का क्या हुआ। इन सब बातों से घिरने के लिए तमाम तरीके के अभी और योजनाएं लाएंगे, तमाम घोषणाएं करेंगे, जैसे लाल किले से झूठी घोषणाएं करने के लिए वो कुख्यात हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें केवल ध्यान बटाने की बात है और कुछ भी नहीं है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं सर। ये आप ये देखिए कि जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती थी तो इसको पहले एक एडीआर करके एक संस्था है, डेमो अलायंस ऑफ डेमो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो इसके लिए जानी जाती है, चुनाव में जो सुधार हैं उसके लिए काम करती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव सुधार की दिशा में पहले इसको अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये था कि ये चुनाव सुधार का एक महत्वपूर्ण मसला हो सकता है। लेकिन अब जब इस पर मोदी सरकार बात कर रही है तो वो चर्चा ऐसी हो गई है कि ये अब मोदी सरकार के लिए एक शील्ड का काम करेगा, या मोदी डर गए हैं, या भारतीय जनता पार्टी इसको अपने टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। हालांकि है तो चुनाव सुधार, लेकिन अब इसको इस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि भाई मोदी फेल हो रहे हैं तो लोकसभा में भी मोदी का चेहरा जाएगा और विधानसभा में जाएगा। फेल होंगे तो फेल हो जाएंगे, हो सकता है हो जाए, लेकिन चुनाव सुधार की दिशा में अगर टीएन शेषन साहब ने जितना काम किया और अगर ये हो जाता है तो ये एक अभूतपूर्व और उल्लेखनीय काम होगा। ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये अगर वन नेशन एक देश एक चुनाव की बात आती है, ये पहली बार नहीं उठी है, ये शेषन जी के समय उठी है और उन्होंने इस बात को सबसे पहले उठाया था और सारे राजनीतिक दलों के बीच में उठाया था, तो समय समय पर चलती रही। तो एक देश एक चुनाव की अगर बात होगी तो ये राजनीति से ऊपर उठ करके मैं समझता हूँ देश के हित में है। आप मुझे बताइए, अगर अलग अलग राज्यों में चुनाव होते तो चुनाव प्रचार के लिए हर राजनेता को जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कर्नाटक में अकेले मोदी जी चुनाव प्रचार के लिए गए होंगे, राहुल गांधी जी भी चुनाव प्रचार के लिए गए होंगे। तो राजनेता, मंत्री और विधायक पूरे साल पूरे चुनाव में ही लगे रहते हैं, सब काम छोड़ करके। हर नेता को जिस राज्य में चुनाव होना है वहाँ प्रचार के लिए जाना होता है। तो मोटे तौर पर फिर अब हमको 76-73 साल हो गए हैं स्वतंत्रता के बाद के, अब हमको अंग्रेजों के फार्मूले से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि वो है यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो राज्यों का समन्वय, तो उनके अपने होने दीजिए। अब ब्रिटेन भी जो है वो भी राज्यों का समन्वय था, उनको होने दीजिए। हम चूंकि एक राष्ट्र है, तो एक राष्ट्र है, तो ये जो 3-4 चीजें हैं, एक राष्ट्र में एक नियम हो, एक राष्ट्र का एक विधान हो, एक राष्ट्र का एक निशान हो, एक राष्ट्र का एक चुनाव हो, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वरूप जो हमारा रहा है वो डिवाइड करने की जो थ्योरी अंग्रेजों की चली गई है, मैं समझता हूँ इससे खर्चा भी बचेगा, मैन पावर भी इससे बचेगी। इसको राजनीति से अलग हट करके राष्ट्रनीति के रूप में देखा जाना चाहिए और मैं समझता हूं इस पर तो सारे लोगों को सर्वसम्मत निर्णय करना चाहिए। इसमें आप मुझे बताइए, अगर मोदी फ्लॉप हो गए तो उसका लाभ विपक्ष को मिल जाएगा। और अगर जिस तरीके से यूनिट बना हुआ है 25-26 दलों का और वो ये कह रहे हैं कि अगले वक्त हम ही आएंगे, तो मोटे तौर पर अगर आएंगे तो उसका लाभ आपको मिल जाएगा। ये तो कुल मिलाकर के इसको इन चीज़ों से अलग हट करके देश का पैसा बचेगा, देश की ऊर्जा बचेगी, देश का समय बचेगा। ये समय और ये ऊर्जा अन्य राष्ट्र के दूसरे हित में उपयोग हो सकता है। मेरी दृष्टि से तो ये ठीक कदम है। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। लोया जी, देखिए आप इस अपनी बचाव की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टूल है एक तरीके से कि आप चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं लेकिन ध्यान भटका रहे हैं, क्योंकि बार बार आप अगर जनता के पास जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, उन पे आपका फेल्यूर हो गया है। तो इसलिए ज़्यादा बार जनता के सामने नहीं जाना पड़े, एक ही बार जाना पड़ेगा। तो कभी केंद्र सरकार का फेल्यूर आएगा तो राज्य की बात करेंगे, राज्य का फेल्यूर आएगा तो केंद्र की बात करेंगे, कुल मिला के मिक्स एंड मैच करने की कोशिश करेंगे। नहीं नवीन जी, इस तरह का कोई मामला नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, संतोष गौतम जी ने जितनी बातें कही है, देखिए मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। आपने कहा कि कर्नाटक में हम जीत गए, अरे 2018 में भी कर्नाटक में आप ही जीते थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, 25 सीट पे हम जीते 28 में से। मध्य प्रदेश में आप जीते थे, मगर जब 6 महीने बाद चुनाव हुआ तो आप 109 सीट जीते थे, उसके एवज में आप पीछे चले गए, केवल 28 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती और सिर्फ एक आप जीते। अब ये तो हो गया आपका जो आप सोचते हैं उसका हिसाब। आप अभी एक अडानी पर भी चर्चा कर रहे थे। बड़ा अडानी पर आपको इतनी चर्चा है तो थोड़ा सा आग्रह कर देते अशोक गहलोत जी से कि क्यों उन्होंने 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी दिया है, 6 महीने हुए।
छत्तीसगढ़ की सरकार से कह देते 29,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने दिया है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कर्नाटक में फिर अडानी को प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, केरल में प्रोजेक्ट है, तमिलनाडु में प्रोजेक्ट है। उनके उनसे संबंध है, इस देश के प्रधानमंत्री के, देश के प्रत्येक नागरिक से संबंध है और वो संबंध होना चाहिए, वो वाजिब है, वो संबंध जायज है। और इस देश की प्रगति में जिन जिन लोगों का योगदान है उनके साथ प्रधानमंत्री खड़े रहना चाहिए। अब तीसरी बात जो आप कह रहे थे कि हमें भय की बात करते हैं, तो भयभीत है कौन? यदि आपको लगता है कि कोई मैजिक खत्म हो रहा है तो आइए ना मैदान में। एक साथ पूरे चुनाव करवा लेते हैं, नगर पालिका से लेकर प्रधानमंत्री तक, मगर आप उससे डरते हैं, आप उससे भागते हैं। ये भागम भाग कब तक? और वो भागम भाग का मूल कारण ये है कि आप राज्यों में जो 26 INDIA बनाया है, राज्यों में एक दूसरे को गाली बकता है, केंद्र में साथ मिलकर लड़ेंगे। राज्य में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के और भी गंभीर आरोप लगाते हैं, परंतु हम केंद्र में साथ लड़ेंगे। तो ये जो आपका भय है ये दिखाई देता है, ये भय समझ आता है और उस भय के कारण आप देश के विकास को रोकना चाहते हैं। 2019 में भी आपने एक प्रयत्न किया था, जब राम मंदिर के निर्माण पर फैसला आ रहा था तो आपने ये आग्रह किया था कि ये अभी नहीं आना चाहिए। कब तक इस देश के विकास को रोकेंगे, कब तक इस देश की संस्कृति को रोकेंगे? और अगर आप काम करने वाले होते तो आज यहां नहीं होते। जो पार्टी 414 पर थी वो आज 44 पर यदि है तो आप काम नहीं करते थे, उसी कारण से जन अपेक्षाओं पर आप खरे नहीं थे। पूछ लेता हूँ, भय है संतोष जी? देखिए नवीन जी, अभी लोया जी ने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी अडानी को ठेका दिया है। सवाल ये नहीं है, यही तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बरगलाने का काम करते हैं। अशोक गहलोत ने ठेका दिया है, किसी अन्य मुख्यमंत्री ने ठेका दिया, हमारे ठेकों पर प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि जब प्रधानमंत्री अपने विमान में बैठाकर अडानी को ले जाते हैं देशों में और उन देशों में उनके आने के तत्काल बाद उनको ठेका मिल जाता है, या कई बार जब प्रधानमंत्री जाते हैं उसके तत्काल बाद अडानी जाते हैं और उसके बाद ठेका मिल जाता है। और इसके बाद में सवाल यह है कि जब सेबी की जांच में जिसको क्लीन चिट दी गई वो आज डायरेक्टर है अडानी की कंपनी में। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो फ्रॉड का गेम अडानी करते हैं ना, हमारा प्रश्न उस पर है। जो ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं उस पर हमारा प्रश्न नहीं है। टाटा भी कर रहे हैं, बिरला भी कर रहे हैं, सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। हमारी नजर केवल उस बात पर है कि प्रधानमंत्री की सहमति से, उनके समर्थन से, उनके संरक्षण से जो इस देश को लूटने का काम, इस देश के संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं। आज सामरिक सुरक्षा का मामला है, आंतरिक सुरक्षा का मामला है। अगर चीन के किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कर रहे हैं तो क्या देश के प्रधानमंत्री को यह बताना कर्तव्य नहीं कि उसका बैकग्राउंड क्या है? उसको बताना पड़ेगा कि अडानी के चीन के नागरिक के साथ क्या संबंध है, विनोद अडानी चीनी नागरिक के साथ क्या कर रहा है, और मॉरिशस से जो 20,000 करोड़ रुपया भारत की शेल कंपनियों में लगा है या कंपनियों में आया, सेबी ने उसकी ठीक से जांच क्यों नहीं की? और सारी चीजों के बाद में अगर इनके खिलाफ साफ साफ सबूत हैं तो जेपीसी क्यों नहीं बना देते? क्या डर है इस प्रधानमंत्री को? या तो प्रधानमंत्री का स्वार्थ जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री उस भ्रष्टाचार में लिप्त है, और अगर नहीं लिप्त हैं तो तत्काल जेपीसी का गठन करें, ये कांग्रेस की मांग है। लोया जी, आपने उत्तर सुन लिया होगा अशोक गहलोत तो प्रधानमंत्री जी का उत्तर सुन लिया होगा। दूसरी एक और चीज सुन लीजिए, ये जो बातें हैं ना कर रहे हो वन नेशन वन इलेक्शन की, ये इतना आसान नहीं है। राज्यों की आपको सहमतियां लेना पड़ेगी। मान लीजिए नवीन जी, सुन लीजिए लोया जी, अभी कर्नाटक के चुनाव हुए, हिमाचल के चुनाव हुए, गुजरात के चुनाव, सुन तो लीजिए लोया जी, सुन लीजिए। अभी इन राज्यों के चुनाव हुए, मैं भारतीय जनता पार्टी जो जीती उसकी भी बात कर रहा हूं। तो क्या उन सबके चुनाव हम निल कर देंगे? नए चुनाव कराने इसलिए कि अभी अभी चुनाव हुए लेकिन उनकी सरकारों को भंग मान लिया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन कराना जनवरी फरवरी में? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे होगा ये पॉसिबल? ये तो पूरी तरह से अभी अव्यवहारिक लग रहा है, लेकिन फिर भी विधि विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। इसमें मैं समझता हूं पूरे देश में जनमत संग्रह कराना चाहिए, और अगर पूरा देश इस राय के प्रति एक मत होगा यहां कराना चाहिए तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है। लेकिन आप बताइए व्यवहारिक रूप से इसका दृष्टिकोण आपने कैसे रखा है? कैसे कर्नाटक की सरकार राजी होगी? अभी तो चुनाव हुए वहां पे, अभी जनता ने अपना जनमत दिया है, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए चुनाव में, तो वो उसका क्या होगा? क्या वो पैसे की बर्बादी नहीं होगी? वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ये सारी चीजों को हमको सब पहलुओं पर विचार करना होगा, तब हम देखेंगे कि इसका क्या ठीक बैठता है भारत के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर अभी कई कानूनी अड़चने हैं। मुझे लगता है कि अभी तो सिर्फ समिति बनी है, ये सब चीजें चलेंगी। हो सकता है सत्र पे इस पे चर्चा भी हो, लेकिन अगर इसको सकारात्मक तरीके से लिया जाए कि भाई ठीक है, इस 5 साल में नहीं तो अगले 5 साल में, लेकिन हमें वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को अपनाना चाहिए। क्या कहें? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये बात जो संतोष जी ने कही है, जो समस्याएं हैं उन सारे प्रश्नों का निश्चित रूप से समाधान हो, और इसमें सारे राजनीतिक दलों की सहमति हो, विधि विशेषज्ञों की भी हो, और जो लोग चुनाव कराने वाली इकाइयां हैं उनकी भी हो। और ये जो वाकई कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों के समाधान के साथ ये निर्णय लिया जाना चाहिए। लेकिन निर्णय जो लिया जाएगा वो मैं समझता हूँ देश के
हित में माना जाएगा और सभी दलों के भी वो हित में रहेगा। आज क्योंकि अलग अलग तारीखों में 12 महीने पूरे 5 साल चुनाव होते रहते हैं, तो नेताओं के दिमाग में राजनीति के अलावा कोई बात होती नहीं। एक वक्त इलेक्शन हो जाएंगे तो इलेक्शन राजनीति घर में रहेगी, फिर राष्ट्रनीति पर और जनहित की चर्चाएं होंगी। अभी राजनीति से कोई नेता उभर ही नहीं पा रहा, तो एक बार चुनाव हो जाए और 5 साल की फुर्सत हो जाए। जी समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो नए सत्र में क्या वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा पर चर्चा होगी। हालांकि समिति का गठन हो गया है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। तो कब तक ये व्यवहारिक रूप से लागू होगा और तमाम कानूनी अड़चनें होंगी, तमाम सहमतियां और असहमतियां होंगी, और लोकतंत्र की असल ताकत तो असहमति का सम्मान करना है। तो उन असहमतियों के बीच सही चीज़ के लिए मोदी सरकार क्या वन नेशन वन इलेक्शन का रास्ता साफ कर पाएगी, या वो इसको एक चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी कि देखिए वन नेशन वन इलेक्शन जो इलेक्शन रिफॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट है उसको भी कांग्रेस उससे बचती नजर आ रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो अवधारणा है वो इलेक्शन में क्या गुल खिलाएगी, इलेक्शन में उसका किस तरह से उपयोग होगा, किस तरह से प्रचार प्रसार होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।